क्या हो जब एक कहानी जो दिल से दिल तक जाती है, उसका क्रिएटर ही उसके सबसे बड़ी आइडियल्स को तोड़ दे। रुरोनी केंशिन, एक सागा ऑफ रिडेम्पशन, ऑनर और इनोसेंट लोगों की प्रोटेक्शन। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें फैंस खुद को खो देते थे, लेकिन 2017 में एक स्कैंडल ने इस सपने को तोड़ दिया। हर कोई शॉक रह गया था। ये कहानी है नोबुहिरो वात्सुकी की, एक ऐसा क्रिएटर जो अपने ही प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। ये एक मांगा ही नहीं बल्कि फैंस के लिए एक जिंदगी थी। कहानी है केंशिन हिमुरा, एक पुराना असैसिन जो अपने खूनी अतीत से लड़ता है, वो भी अपनी रिवर्स ब्लेड स्वॉर्ड के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि और मौतें हो। क्योटो आर्क में वो शिशियो माकोटो के अगेंस्ट खड़ा होता है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग को हमेशा रूल करना चाहिए और वीक की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन केंशिन हमेशा पीस, जस्टिस और कंपैशन के लिए लड़ता था। ये कहानी थी फॉरगिवनेस, रिडेम्पशन और इनोसेंट लोगों को बचाने की। फैंस इसमें खुद के स्ट्रगल्स और गिल्ट को देखते थे, इसलिए आज भी इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सीरीज की सक्सेस के साथ इसकी 5 लाइव एक्शन मूवीज भी सुपर हिट हुई थी, जिनको वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया था। पहली मूवी ने वर्ल्ड वाइड $60 मिलियन कमाए थे। ये सीरीज इतनी पॉपुलर है कि इसके स्टेज शोज, आर्ट एंड गाइड बुक्स, लाइट नॉवेल्स, वीडियो गेम्स, ऑडियो ड्रामास और मर्चेंडाइज ने आज भी फैंस के दिलों पर कब्जा करके रखा हुआ है। और ये सभी चीजें वात्सुकी की नेटवर्थ $5 मिलियन के अराउंड बनाती हैं। ये वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, लेकिन वो इस समय जापान के वन ऑफ द रिचेस्ट मांगाका में से एक है। पर ये सब एक झूठ बन के रह गया जब वात्सुकी का असली चेहरा सामने आया। जिस इंसान ने इनोसेंट लोगों को बचाने की बातें लिखी थी, वो इंसान खुद ही इनोसेंट लोगों के एक्सप्लॉयटेशन में डूबा हुआ था। ये हिपोक्रेसी नहीं बल्कि फैंस का दिल तोड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा धोखा था। 2017 नवंबर, पुलिस की एक रेड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुलिस को वात्सुकी के ऑफिस से एक घिनौना कलेक्शन मिला, 100 DVDs, जिसमें 10 से 15 साल की लड़कियों का कंटेंट था। वात्सुकी ने बिना शर्म के कन्फेस किया कि उसे 11 से 14 साल की लड़कियां पसंद हैं। 2015 से कलेक्शन बन रहा था और ये कलेक्शन इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस को लगा कि वो ये कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद जब वात्सुकी के चार्जेस की डिटेल्स पब्लिक हुई, तो होकाइडो आर्क, जो कि सितंबर में लॉन्च हुआ था, उसे दिसंबर में रोक दिया गया। जापान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियलाइजेशन इलीगल है। ये 1999 के एक कानून के अंडर आता है, एक्ट ऑन पनिशमेंट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। इस एक्ट के तहत अगर किसी ने ऐसा काम किया तो उसे 5 साल तक की जेल या अप्रोक्सीमेटली 30 लाख तक का फाइन हो सकता है। लेकिन 2014 से पहले किसी भी तरह की मटेरियल रखने पर कोई पनिशमेंट नहीं थी और इसमें चाइल्ड भी शामिल थी, जब तक उसका सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। फिर 2014 में एक अमेंडमेंट आया जिसके अकॉर्डिंग सिंपल पोजेशन यानी कि सिर्फ चाइल्ड रखने पर भी आपको सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया, फिक्शनल या वर्चुअल चाइल्ड जैसे कि एनिमे, मांगा या फिर ड्राइंग्स, ये अभी भी लीगल है। मांगा आर्टिस्ट और एनिमे क्रिएटर्स ने आर्ग्यू किया है कि आर्टवर्क्स को चाइल्ड के रूप में डिफाइन करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अनक्लियर टॉपिक है। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पॉइंट उठाकर ये बोला कि अगर स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए तो इनोसेंट सीन्स जैसे डोरेमोन में शिजुका का नहाने वाला सीन भी प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। अब बात करें वात्सुकी की, तो तुम लोग को जान के हैरानी होगी कि फरवरी 2018 में उसे सिर्फ $1900 यानी कि 1,30,000 रुपए देकर छोड़ दिया गया। उसके 5 मिलियन के नेटवर्क के सामने ये सजा एक मजाक थी। कोई जेल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। जापान का लीगल सिस्टम, जो ऑलरेडी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए बदनाम है, वहां पर एक सेलिब्रिटी को बचा लिया गया। ये फैंस के दिल में एक बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि जो आदमी जस्टिस की बात करता था वो आज खुद इनजस्टिस करके बच गया। वात्सुकी के इस स्कैंडल ने फैंडम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक वो लोग जो आर्ट और आर्टिस्ट को अलग नहीं कर पाए। कई फैंस के लिए वात्सुकी के इस हरकत ने पूरी सीरीज को बर्बाद कर दिया। अब उन्हें इस सीरीज की थीम हिपोक्रेटिकल लगने लग गई थी और कई फैंस का ये मानना था कि नए कंटेंट को प्रमोट करने का मतलब है वात्सुकी को रॉयल्टीज के थ्रू इनडायरेक्टली हेल्प करना। एक्स पे पोस्ट दिखाते हैं कि कई फैंस तो डिसगस्टेड हैं और सीरीज को बॉयकॉट कर रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने ईयर्स के मांगा कलेक्शंस को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया है तो फिर बेच ही दिया है। एनिमे जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स भी एथिकल डिलेमा में थे। कुछ ने डिसाइड किया कि रुरोनी केंशिन के कंटेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वात्सुकी को कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिले। और दूसरे साइड के फैंस का कहना है कि आर्ट और आर्टिस्ट दोनों अलग है। उनके हिसाब से रुरोनी केंशिन एक कोलैबोरेटिव वर्क है, जिसमें एडिटर्स, असिस्टेंट्स और एनिमेटर्स का भी हाथ है, जो कि स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं थे। कई फैंस बोलते हैं कि स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लमैटिक कंटेंट नहीं है। उनके हिसाब से एक होलसम और मॉरली ड्रिवन नैरेटिव है। कई फैंस का ये भी कहना है कि रुरोनी केंशिन को एंजॉय करने का मतलब वात्सुकी को प्रमोट करना नहीं है, अगर अनऑफिशियल तरीके से देखा जाए। साफ साफ यहाँ पे पायरेसी की बात की जा रही है।
जो एथिक्स के खिलाफ। ये ग्रुप सीरीज के कल्चरल इंपॉर्टेंस पे फोकस करता है, जैसा कि इसने शोनेन मांगा को रिडिफाइन किया और वात्सुकी के कैरेक्टर डिजाइन ने फीमेल फैंस को भी अट्रैक्ट किया था। ये डिवाइड 2018 के होकाइडो आर्क रिजम्पशन और 2023 के लैटिन फिल्म्स एनिमे रिबूट के टाइम और क्लियर हुआ। जापान में न्यू कंटेंट को पुश किया गया, पर वेस्ट में फैंस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। विज मीडिया ने होकाइडो आर्क के इंग्लिश ट्रांसलेशन को बंद कर दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। शुएशा ने स्टार्टिंग में सही कदम उठाया था। उन्होंने दिसंबर 2017 में होकाइडो आर्क को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ये स्टैंड सिर्फ 6 महीने चला। जून 2018 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, और उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिए, वात्सुकी ने पश्चाताप कर लिया है और फैंस का हक है स्टोरी के ऊपर। हम सभी लोग जानते हैं कि ये कोई अटॉर्नमेंट नहीं था, बल्कि यहाँ पैसे की बात थी। रुरोनी केंशिन ने टोटल 72 मिलियन के अराउंड मांगा कॉपीज बेची, फिर उसने लाइव एक्शन से कमाए और कई मर्चेंडाइज से भी कमाए, और शुएशा ने यहाँ पे करोड़ों का खेल किया और उन्होंने मॉरल्स को साइड में रख दिया। और इंडस्ट्री के बड़े नाम इचिरो ओडा और मसाशी किशिमोटो ने वात्सुकी के लिए 2021 के म्यूरल और 2024 के एनिवर्सरी प्रोजेक्ट पे ट्रिब्यूट्स दिए थे। ये साइलेंस या सपोर्ट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी चोट थे। यहाँ पे ऑलरेडी जापान का लीगल सिस्टम फेल हुआ था, क्योंकि 2014 में ही पोजीशन को इलीगल किया गया था। और वात्सुकी का केस दिखाता है कि सिस्टम इन सभी क्राइम्स को सीरियसली नहीं लेता है, स्पेशली जब बात सेलिब्रिटी की हो। 8 साल बाद भी फैंस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस क्राइम है। और इंडस्ट्री ने भी यहाँ पे अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखा है। शुएशा ने सीरीज रिज्यूम करके ये दिखा दिया कि पैसा मॉरल से बहुत बड़ी चीज है। और वात्सुकी ना उन्होंने कोई पब्लिक अपॉलॉजी की, ना एंटी एक्सप्लॉयटेशन कॉजेस पे बात की, वो सिर्फ अपने काम पे लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एट द एंड मैं तुम ही लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आर्ट को आर्टिस्ट से अलग किया जा सकता है? क्या वात्सुकी को हम लोग केंशिन से अलग कर सकते हैं? वैसे रियलिटी में देखा जाए तो उसको अलग करना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जितना भी नया कंटेंट आता है उसकी सारी रॉयल्टीज वात्सुकी को चली जाती है और उसे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। और उसने जैसा क्राइम किया है, मुझे नहीं लगता कि वो उस बेनिफिट के लायक भी है। मतलब एक तरफ सीरीज जहाँ इनोसेंट लोग की बात कर रही है, जस्टिस पीस की बात कर रही है, दूसरी साइड उसका ऑथर ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा धोखा फैंस के साथ हुआ है। देखा जाए तो गलती उन एडिटर्स, एनिमेटर्स और असिस्टेंट्स की भी नहीं है जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन हो गई है। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस पे अपनी जरूर राय दो। फिलहाल तुम लोग अगर ये जानना चाहते हो कि मुराता गैलेक्सी ब्रीदर कैसे बना, तो इस वीडियो पे क्लिक करो, या फिर तुम्हें मुजान की मिस्टेक्स जाननी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।